निम्नलिखित वाद्यों के अध्ययन में आज का हमारा चौथा टॉपिक है सरोद। सरोद में हम सबसे पहले बात करेंगे आदिकालीन पृष्ठभूमि की, जिसमें हम पता करेंगे कि यह प्राचीन काल में कैसे था, फिर मध्यकाल में इसका वर्णन किस प्रकार हुआ और आज के आधुनिक युग में यह किस प्रकार से है। सेकंड है हमारा बनावट एवं अंग। इसमें हमारे सरोद की बनावट को लेके उसका संपूर्ण विवरण दिया जाएगा। और तीसरा है हमारा वादन विधि। इसमें हम सरोद किस तरह से बजाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकालीन पृष्ठभूमि की। सरोद के प्राचीन अथवा आदि रूप के दर्शन के लिए चित्रावीणा में किए जा सकते हैं। मध्यकाल में इसी चित्रावीणा को रबाब कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि ज़फ़र खां ने इसमें कुछ परिवर्तन और संवर्धन करके सुर सिंगार नामक वाद्य की रचना की। उन्होंने रबाब बंद खाल की तबली के स्थान पर लकड़ी की तबली, दंड पर लोहे की चमकीली चादर तथा बटे हुए रेशम के तारों अथवा चमड़े की तांतों के स्थान पर लोहे व पीतल के तार लगा दिए। सुर सिंगार के इन परिवर्तनों में उनकी ध्वनि की वृद्धि हेतु तारों अथवा लोहे की चादर के कारण विशेष रूप से हुई। खाल के स्थान पर लकड़ी की तबली लगाने के कारण उसका पेट क्रमशः बड़ा होता गया, जिसके फलस्वरूप उसे गोद में बैठा पाना वादकों के लिए कठिन होने लगा। अतः सुर सिंगार की अन्य विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए लकड़ी की तबली के स्थान पर पुनः चमड़ा लगाकर वादन करने की प्रथा प्रारंभ हुई। सुर सिंगार के इस नए रूप का नाम सरोद रखा गया। सरोद का प्रादुर्भाव होते ही उसकी ध्वनि की विशेषता के कारण रबाब तथा सुर सिंगार का क्रमशः ह्रास होने लगा। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि रबाब, सुर सिंगार तथा सरोद एक ही जाति के वाद्य हैं। डॉक्टर लालमणि मिश्र के अनुसार इनका जनक प्राचीन भारतीय चित्रावीणा को माना जाता है। सेकंड है बनावट एवं अंग। सरोद का संपूर्ण ढांचा मुख्य खूंटियों वाले भाग को छोड़कर एक ही लकड़ी के कुंदे से बनाया जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से सागौन, तुन तथा टीक आदि की लकड़ी अधिक उपयुक्त मानी जाती है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इसका आकार प्राचीन चित्रावीणा, मध्यकालीन रबाब तथा 19वीं शताब्दी के सुर सिंगार के समान ही प्रतीत होता है। संपूर्ण सरोद को वर्णन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, ढांचे का ऊपरी भाग, जहाँ मुख्य तारों के लिए खूंटियाँ लगाई जाती है। द्वितीय, ढांचे का मध्य भाग, जहाँ इस्पात का पत्र चढ़ाया जाता है तथा जिसके ऊपर वादन क्रिया की जाती है। तृतीय, ढांचे का वह भाग जो तुम्बी के स्थान पर होता है, जहाँ ऊपर घोड़ी रखी जाती है। इसमें सजावट का काम प्राय बहुत कम होता है। मुख्य खूंटियों के लगने वाले स्थान पर प्राय लकड़ी की खुदाई का काम अथवा हड्डी की बेल आदि का काम सामान्यतः दृष्टिगोचर होता है। थर्ड है वादन विधि। सरोद का वादन 2 शैलियों में किया जाता है, रबाब की शैली और श्रृंगार की शैली।
तानसेन के वासद खां की परंपरा में रबाब की शैली प्रचलित रही और रामपुर के उस्ताद वज़ीर खां की परंपरा में श्रृंगार की शैली प्रचलित रही। सरोद में मुख्य रूप से 4 तार होते हैं और 12 तार तरब के लिए होते हैं। इन तरब के तारों का प्रयोग ध्वनि में झंकार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सरोद जवा से बजाया जाता है। सरोद का जवा कुछ दिनों पूर्व तक तार का ही बनता था। तार को त्रिकोण के प्रकार से मोड़कर उसे चुटकी उंगली में पहनने के स्थान पर मोम लगाकर तैयार कर लेते हैं। इधर कुछ समय से नारियल के पक्के टुकड़े को जवा के आकार का बनाकर बजाने का प्रचार बढ़ गया है। नारियल के टुकड़े के जवा से बजाने पर तारों पर प्रहार करते समय ध्वनि की कर्कशता में कमी आ जाती है तथा द्रुत गति में बजाने पर तार टूट जाने की संभावना घट जाती है। आधुनिक काल में इसको प्रचार में लाने का श्रेय हैदर अली खां को दिया जाता है। उनके पुत्र गुलाम अली के 3 पुत्र थे, हुसैन अली, मुराद अली तथा नन्हे खां। नन्हे खां ने सरोद की शिक्षा तानसेन की परंपरा के प्रसिद्ध रबाब वादक वासद खां से तथा रामपुर के गुलाम मोहम्मद से प्राप्त की थी। वर्तमान समय के आफताबे सरोद उस्ताद हाफिज़ अली खां इन्हीं नन्हे खां के पुत्र थे। वासद खां के दूसरे शिष्य नियामत उल्लाह थे, जिनके पुत्र करामतुल्लाह सरोद के श्रेष्ठ वादक हुए। इस वाद्य के विश्व प्रसिद्ध वादक महर के उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं, जिन्होंने जयपुर के अहमद अली तथा रामपुर के उस्ताद वज़ीर खां के शिष्यत्व में सरोद की साधना की। उनके पुत्र अली अकबर खां इस साज के सफल कलाकार के रूप में समस्त संसार में प्रसिद्ध हुए हैं।